बीएससी पार्ट 2 पेपर 2 चैप्टर 2 एल्कोहल्स में हमने अभी तक केमिकल रिएक्शंस एल्कोहल्स की जो होती हैं उनके बारे में अध्ययन किया है। हम OH बॉन्ड ब्रेकिंग की रिएक्शंस का अध्ययन कर चुके हैं और अब हम दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध टूटता है, ऐसी अभिक्रियाओं को समझते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं में कार्बोकैटायन बनता है और यह जो कार्बोकैटायन है इसके स्थायित्व का जो ऑर्डर है वह हम देखते हैं कि जो तृतीयक कार्बोकैटायन बनता है टर्शरी, वह सबसे अधिक स्थायी होता है, सेकेंडरी उससे कम स्थायी होता है और प्राइमरी सबसे कम स्थायी होता है। तो इसलिए क्योंकि इस अभिक्रिया में कार्बोकैटायन उत्पन्न होता है तो रिएक्टिविटी जो अल्कोहल्स की है उसको अगर हम समझते हैं तो रिएक्टिविटी भी इसी ऑर्डर में होती है, यानी टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा सक्रिय होंगे, अधिक अभिक्रिया तेज़ी से करेंगे क्योंकि वह टर्शरी कार्बोकैटायन उत्पन्न करेंगे। तो जब OH निकलने के बाद OH माइनस निकला और C प्लस बना तो तृतीयक C प्लस जो बनेगा सब्स्टिट्यूटेड, जिस पर 3 एल्किल ग्रुप रहेंगे, वह अधिक स्थायी होगा। तो इसको बनना और स्थायी कार्बोकैटायन के बनने के लिए अधिक रिएक्टिविटी शो करेंगे टर्शरी अल्कोहल्स। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर और स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वह हमारा रहेगा टर्शरी इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं जो होती हैं वह इसी ऑर्डर में दर्शाई जाएंगी। अब हम इसकी अभिक्रियाएं देखते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ में जो अल्कोहल्स की अभिक्रियाएं हैं प्राइमरी अल्कोहल की, वो हम देखें ROH की अगर अभिक्रिया हम किसी भी HX से कराते हैं, HX जो है वो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, X क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयोडो हो सकता है, तो यहाँ पर OH जो समूह है वो X के द्वारा रिप्लेस हो जाता है और हमें उत्पाद मिलता है एल्किल हैलाइड के रूप में, एक जल का अणु यहाँ पर निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि HX जो है वह उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, तो HI जो है वह सबसे अधिक रिएक्टिविटी शो करता है HBr की तुलना में और HBr HCl से अधिक रिएक्टिविटी शो करता है। यानी जो बड़े आकार का हैलोजन है वह जल्दी रिप्लेस करेगा, तो आयोडाइड्स पहले बनेंगे, उसके बाद ब्रोमाइड्स और उसके बाद हैलाइड्स। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, जैसा हम पहले देख चुके हैं, टर्शरी अल्कोहल इज़ मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल, दैट इज़ मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल्स। एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल और HCl का नॉर्मल टेम्परेचर पर अभिक्रिया हो जाती है, आसानी से अभिक्रिया हो जाती है और उत्पाद बन जाता है टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। जबकि नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल कि अगर HCl से अभिक्रिया कराएं तो हमें रिएजेंट और ताप को बढ़ाने की आवश्यकता होती है, ZnCl2 की प्रेजेंस चाहिए होती है और फिर हमें ताप भी थोड़ा उच्च रखना पड़ता है, तब हमें नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड मिलता है। तो ये अभिक्रियाएं और उत्पाद का बनना कितना सरल है और कितना मुश्किल है, यहाँ से हम समझ सकते हैं कि रिएक्टिविटी किसकी अधिक है और स्टेबिलिटी किसकी अधिक है, यानी कौन सी अभिक्रिया सरलता से होती है। इसी प्रकार फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ में भी अभिक्रियाएं देते हैं जो अल्कोहल्स होते हैं और यहाँ पर PCl5, PBr3, रेड फॉस्फोरस या आयोडीन और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में जो अभिक्रियाएं होती हैं उसमें क्रमशः अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो एथिल क्लोराइड बन रहा है, एथिल ब्रोमाइड बन रहा है और एथिल आयोडाइड बन रहा है। तो ये अभिक्रियाएं हमें हैलाइड्स देती हैं आसानी से। अगर फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ भी हम अभिक्रियाएं कराते हैं तो हमें हैलाइड्स प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हैलाइड्स बनाने की विधि में अल्कोहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अलग अलग तरह के उत्पादों से हम अल्कोहल से हैलाइड्स को प्राप्त कर सकते हैं। विथ थायोनिल क्लोराइड जो मेथड है SOCl2 के साथ भी हम OH ग्रुप को क्लोरो या किसी भी हैलाइड से रिप्लेस कर सकते हैं और इसमें एक मॉलिक्यूल HCl और SO2 निकल जाता है और हमें हैलाइड्स प्राप्त होते हैं। डिहाइड्रेशन एक और अभिक्रिया है
डिहाइड्रेशन का मतलब है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का निकलना और एल्कीन का बनना। तो सेटजेफ रूल के अनुसार यहाँ पर काम होता है, और जब अल्कोहल की अभिक्रिया कंसनट्रेट H2SO4 से कराई जाती है तो कंसनट्रेट H2SO4 का जो काम है वो डिहाइड्रोजिनेशन का है। कंसनट्रेट H2SO4 एक मॉलिक्यूल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये रिएजेंट वाटर के एलिमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम कोई भी एल्किल अल्कोहल लेते हैं प्राइमरी, तो उसमें OH और H ग्रुप जो है टर्मिनल OH वह निकल जाता है एक H के साथ, और एक एल्कीन हमको प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हॉट Al2O3 यह भी डिहाइड्रोजनेशन के लिए काम आने वाला रिएजेंट है, और इसकी प्रेजेंस में भी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। इसी प्रकार कंसनट्रेट H2SO4 और ताप अगर हम वहाँ पर रखते हैं, लंबी चेन है किसी भी अल्कोहल की, तो वाटर मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर निकल जाता है और वह हमें प्राप्त होता है, एल्कीन के रूप में उत्पाद हमें प्राप्त होता है। ईथर्स को भी बनाने में अल्कोहल बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यदि हम कंसनट्रेट H2SO4 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी उच्च ताप पर अगर हम लेते हैं तो हमें एल्कीन प्राप्त होता है, और अगर हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तो यहाँ पर हमें ईथर प्राप्त होते हैं। तो रिएजेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, कौन सा रिएजेंट की प्रेजेंस में कितने डिग्री टेम्परेचर के ऊपर कौन सा फैक्टर काम करता है और उत्पाद क्या होगा, ये सभी चीज़ें निश्चित करती हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या बनाना है, किससे बनाना है और किस रिएजेंट और ताप की उपस्थिति में हमें उत्पाद मिलेगा। इसलिए इन अभिक्रियाओं को हमको समझते हुए पढ़ने की आवश्यकता है और याद करना है। एल्यूमिना और एल्यूमिनियम सल्फेट जो कैटलिस्ट है वह भी ईथर के संश्लेषण में काम आता है, और अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से यह ईथर बनाता है। अमोनिया के साथ जो अभिक्रिया होती है इसकी, उसमें अल्कोहल NH3 अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ड्राई ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमें एमीन्स मिलते हैं CH2 C2H5NH2 प्लस H2O। इसी प्रकार रिडक्शन होता है, अगर हम HI की प्रेजेंस में रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करते हैं तो हमें एल्केन मिलता है। रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो पहले तो O ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन है, और उसके बाद हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है। तो C2H6 एल्केन हमें प्राप्त होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और आयोडीन निकलता है। रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड्स हम देख सकते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स यानी HNO2, HNO3 और H2SO4 के साथ जो अल्कोहल्स की अभिक्रियाएं हैं उसमें नाइट्रेशन हो जाता है। C2H5OH अगर HNO3 से अभिक्रिया करता है तो C2H5NO3 हमें मिलता है, और इसी प्रकार से H2SO4 अगर अभिक्रिया करता है तो उसमें भी सल्फोनेट हमको यहाँ पर मिलता है। तो C2H5OSO3H और H2O यहाँ पर निकल जाता है। इस प्रकार ये अभिक्रियाएं हमारी होती हैं, जो फर्दर फिर एक्सेस अगर अल्कोहल का हम रखते हैं और 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हम H2SO4 के साथ ही हीट करते हैं तो ईथर बनता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है ईथर के संश्लेषण में, तो ईथर के लिए H2SO4 अधिक ताप पर जब हम यूज़ करते हैं अल्कोहल के साथ में तो ईथर हमें प्राप्त होता है। फिर हैलोफॉर्म रिएक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जिसमें आयोडोफॉर्म अभिक्रिया जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक अभिक्रिया कहलाती है। CH3 होल ट्वाइस OH, ये I2 के साथ में या CH3 होल ट्वाइस OH Cl2 के साथ में हमें कीटोन देता है, साथ में क्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है, और अंतिम उत्पाद के रूप में हमारे पास CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनता है और सोडियम एसीटेट बनता है।
तो ये एक नेम रिएक्शन है जो NaOH और Cl2 यानी क्षार की उपस्थिति में हैलोजेंस के साथ में जब अल्कोहल की अभिक्रिया करी जाती है तो हैलोफॉर्म बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है या आयोडोफॉर्म बनता है, और यह अत्यंत महत्वपूर्ण नेम रिएक्शंस में आता है और हमें याद होना चाहिए।